नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार, ट्रंप की उम्मीदों पर फिरा पानी। एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी, बैठक से गायब चिराग मांझी और कुशवाहा। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं निर्माता है, राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया से ऐलान। रामभद्राचार्य पर अपमानजनक पोस्ट हटेगी, हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को दिया आदेश। और गाजा पर पाक में बवाल, टीएलपी उग्र इस्लामाबाद बना जंग का मैदान। और अब खबरें विस्तार से। क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में सीटों की सियासत अब रिश्तों की कसौटी बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए टूटने की कगार पर है? क्योंकि पटना में हुई सम्राट चौधरी के घर एनडीए की बड़ी बैठक में गायब रहे तीन बड़े चेहरे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। आखिर क्यों? क्या ये नाराजगी है या आने वाले समय की बड़ी चाल? शुक्रवार की शाम बिहार की सियासत का सेंटर बना पटना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मौजूद थे बीजेपी और जेडीयू के बड़े चेहरे, लेकिन एलजेपी, एचएएम, सेक्युलर और आरएलएम, इन तीनों दलों का एक भी नेता मीटिंग में नहीं दिखा। ये अनुपस्थिति साधारण नहीं थी। अब इसे एनडीए का अंतर भारतीय तूफान कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इससे साफ है, सीट शेयरिंग पर एनडीए में सहमति नहीं बनी है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कम से कम 15 सीटें, मांझी अड़े थे 10 सीटों पर और चिराग पासवान तो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं एलजेपी बिना सम्मान के कोई समझौता नहीं करेगी। बैठक के बाद भाजपा महासचिव विनोद तावड़े बोले, एनडीए में सब कुछ पॉजिटिव है, जल्द ही घोषणा होगी। उधर जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान भी वही स्क्रिप्ट, सब ऑल इज वेल। लेकिन अगर सब ऑल इज वेल है तो फिर तीन बड़े चेहरे बैठक से गायब आखिर क्यों थे? यही सवाल अब बिहार की सियासत में भूचाल ला रहा है। उधर पहला चरण 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन एनडीए अभी भी सीट बंटवारे की घोषणा तक नहीं कर पाया है। यानी कि चुनाव दरवाजे पर है और एनडीए असमंजस में। तो क्या एनडीए में सब सच में ठीक है या सीटों की सियासत से शुरू कर दिया गया है गठबंधन का माइक्रो भूकंप? क्या चिराग मांझी कुशवाहा की नाराजगी एनडीए की चुनावी रणनीति को बिगाड़ देगी या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है सीटों की मोल भावी करने का? जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है सब एनडीए में सब ऑल इज वेल नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है बिहार की सियासत में। 12 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा है और इस बार इतिहास दोहराया नहीं गया, लिखा गया है। राजनाथ सिंह पहुंचे सिडनी के रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी बेस, जहां उनका स्वागत किया ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने। एक अहम मुलाकात जो सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंद महासागर की लहरों से लेकर इंडो पैसिफिक की सुरक्षा तक कई फैसलों की गूंज छोड़ गई। पीटर खलील ने कहा कि 12 साल में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली यात्रा ये ऐतिहासिक है और वाकई ये मुलाकात भविष्य की दिशा तय करती दिखी, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया अब साझेदार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक के सह निर्माता बन चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता हमारी साझी ताकत है, यानी अब दोनों देश सिर्फ बात नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे रक्षा, तकनीक और स्थिरता के नए अध्याय पर। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन भी अब नई ऊंचाइयों पर है, 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत का रक्षा उत्पादन जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। करीब 100 देशों को भारत अब अपने हथियार और सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी हथियारों का खरीदार रहने वाला भारत अब वैश्विक सप्लायर बन चुका है। मेक इन इंडिया अब बन गया है मेड फॉर वर्ल्ड। राजनाथ सिंह ने विदेशी निवेश को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। अब रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव है और उससे ज्यादा भी अगर निवेश के साथ अत्याधुनिक तकनीक भारत आए। सरकार का मकसद साफ है, भारत को बनाना और दुनिया का सबसे भरोसेमंद रक्षा उत्पादन केंद्र। नीति सुधारों और आसान प्रतिक्रियाओं से भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हॉट स्पॉट बन गया है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो लोकतंत्र एक सोच, जहां विश्वास की नींव पर खड़ी हो रही है रक्षा की नई दीवार। अब समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड साथ साथ उड़ान भरने को तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत तेज हो गई है। इसी सिलसिले में भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पहुंचे। नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बातचीत पूरी तरह से सकारात्मक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मान्यता है कि गठबंधन का माहौल मजबूत और एकजुट है। चिराग पासवान ने भी सीट बंटवारे पर चल रही चर्चा को लेकर कहा कि प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और जल्द ही औपचारिक घोषणा होगी। उन्होंने बताया कि हर छोटे बड़े मुद्दे, सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि आगे किसी भी तरह का संशय न रहे। पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां अपने सम्मान को लेकर कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि गठबंधन में स्पष्ट और ठोस समझ होने ही चुनावी सफलता की कुंजी है। 20 अक्टूबर को धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इस बार पटाखों के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खास अपील की है। सरकार की मांग है कि बच्चों सहित सभी को ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी जाए ताकि त्योहारों का आनंद पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के साथ लिया जा सके। साथ ही क्रिसमस, न्यू ईयर और गुरु पूर्व के मौके पर भी सीमित समय के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि बच्चों को खुशी खुशी त्योहार मनाने दें। ग्रीन पटाखे प्रदूषण को कम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के वर्तमान स्तरों पर सवाल उठाए और कहा कि 2018 से प्रदूषण में खास कमी नहीं आई है। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन पटाखों की निगरानी की जिम्मेदारी नीरी को दी है, लेकिन ट्रैकिंग का कोई स्पष्ट तंत्र अभी तक नहीं है। कोर्ट ने इस पर आदेश सुरक्षित रखे हैं और आगे की सुनवाई बाकी है। आज एक दिलचस्प मुलाकात देखने को मिली पटना के शेखपुरा हाउस में, जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में किसी ने भी चुनाव या टिकट की कोई बात नहीं की। ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई और महिला अन्याय ना झेले जो मुझे झेलना पड़ा है। मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूँ। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह एक सामान्य बिहारी महिला के रूप में उनसे मिली थी। उन्होंने किसी तरह की मांग नहीं की है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि पारिवारिक मामलों में वे कोई भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन स्वराज पार्टी हमेशा उनके साथ है। प्रशांत किशोर ने यह भी जोड़ा कि ये मुलाकात एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं और उनका मकसद केवल न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी साफ है कि ये मुलाकात राजनीति से दूर सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की लड़ाई के लिए हुई थी। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। साल 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और औद्योगिक इंजीनियर मारिया कोरिना मचोडा को मिला है। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करने और शांतिपूर्ण संघर्ष में उनके साहस के लिए ये सम्मान दिया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि उनके जोखिम भरे जीवन के बावजूद उन्होंने देश में डटे रहकर लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मचाडो ने लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई में छिपकर भी काम किया है और उन्होंने सत्ता में काबिज दमनकारी ताकतों के खिलाफ आवाज भी उठाई है। ये जीत राजनीतिक बहादुरी और समर्पण का उदाहरण है। आपको बता दें कि मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में हुआ था। उन्होंने औद्योगिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वे वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी दल वेंटे वेनेजुएला की राष्ट्रीय समन्वयक हैं और 2011 से 2014 तक नेशनल असेंबली की सदस्य रहीं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, लेकिन उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया। वहीं पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार जापान की संस्था निहोन हिदानाक्यो को मिला था, जो परमाणु हथियारों के खिलाफ काम कर रही है। मचाडो की ये जीत लोकतंत्र की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब आग लगी है पाकिस्तान में। जी हां, गाजा पर अमेरिका के ट्रंप पीस प्लान को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर बारूद फट चुका है। कट्टरपंथियों के गढ़ माने जाने वाले संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TLP ने राजधानी इस्लामाबाद को युद्ध भूमि बना दिया है। अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ता हुजूम, पुलिस की दीवारें तोड़ता गुस्सा और फिर गोलियां, धुआं, चीखें और लाशें। हिंसा की शुरुआत हुई और पाकिस्तान फिर उसी पुराने सवाल पर आ खड़ा हो गया, क्या वहां कानून नाम की कोई चीज बची है? बता दें, इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल हैं और राजधानी इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क ठप कर दिया गया है। सड़कों पर कंटेनर रखकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है क्योंकि गुस्साई भीड़ सीधे अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ी जा रही है। लेकिन हिंसा यहीं से शुरू नहीं हुई है। असली चिंगारी भड़की बीती रात जब पंजाब पुलिस ने TLP के चीफ साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन साद रिजवी फरार हो गया। फिर क्या था, भीड़ ने पुलिस चौकियों को घेरा, पत्थरबाजी शुरू की और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैल रही अपमानजनक सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर के यूट्यूबर और अन्य लोगों ने रामभद्राचार्य के खिलाफ एक वीडियो और अन्य कंटेंट अपलोड किया था, जिसमें उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले 17 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत निवारण अधिकारियों से शिकायत करने का निर्देश दिया था। मेटा के वकील ने बताया है कि कंपनी तभी कार्रवाई कर सकती है जब उन्हें विशिष्ट URL लिंक मिले। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इन लिंक उपलब्ध कराने को कहा और मेटा को 48 घंटे के भीतर सामग्री हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त को भी मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सुबह फिर धमाका हुआ। ईडी की टीम ने राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री और TMC के वरिष्ठ नेता सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सॉल्ट लेक स्थित मंत्री के ऑफिस से लेकर उनकी कंपनियों और सहयोगियों के घरों तक ईडी की रेड ने ममता सरकार के गलियारों में मचा दी है हलचल। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ईडी ने बताया है कि छापेमारी उन सभी जगहों पर की जा रही है जहां से फंड के ट्रांजैक्शन और अवैध नियुक्तियों से जुड़ी कड़ियां जुड़ती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीमें मंत्री बोस के आवास, सॉल्ट लेक ऑफिस, उनकी जुड़ी कंपनियों और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के घर तक पहुंची है। ये वही केस है जिसकी जड़ें CBI की उस FIR से जुड़ी हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने माना था कि भर्ती घोटाला सिर्फ स्कूल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर पालिकाओं की भर्तियों तक फैला हुआ है। ईडी की इस रेड के बाद अब बंगाल की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ गई है। टीएमसी नेताओं में खलबली है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार की परतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। याद दिला दें, ईडी पहले भी जनवरी 2024 में सुजीत बोस के ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है और 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। आज की कार्रवाई उस जांच का अगला बड़ा पड़ाव मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इस छापेमारी से निकले दस्तावेज नगर निकाय भर्ती घोटाले की गुत्थी को सुलझा पाएंगे या बंगाल की सियासत में ये बन जाएगी एक और तूफानी जंग का आगाज। फिलहाल ईडी की दस्तक ने फिर से साबित कर दिया है कि बंगाल में भ्रष्टाचार की फाइलें अब खुल रही हैं और हर पन्ने पर किसी न किसी बड़े नाम की कहानी लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने वर्चुअली छात्रों से बातचीत करते हुए कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसकी पहचान पूरी पृथ्वी बन जाती है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में कोई देश या क्षेत्र मायने नहीं रखता, बल्कि वहां मानवता सबसे बड़ी पहचान होती है। शुभांशु ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्टेशन से बाहर देखना ऐसा होता है जैसे किसी बेहतरीन ऑफिस से नजारा देख रहा हो। शुभांशु ने कहा है कि जैसे जीवन में घर, स्कूल, शहर और देश हमारी पहचान बनते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में हमारी पहचान पूरी पृथ्वी बन जाती है। उन्होंने 1984 के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति सारे जहां से अच्छा को याद किया और बताया अब उन्हें उसकी गहराई समझ आ गई है। शुभांशु ने यह भी बताया कि ऊपर से पृथ्वी देखने पर नजरिया बदल जाता है और इंसान खुद को पूरी मानवता का हिस्सा महसूस करता है। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। करवा चौथ की रात जब देश भर की निगाहें थी चांद पर, तब सोशल मीडिया पर चमक उठा एक और स्टार जोड़ा। वीडियो सामने आया और सब दंग रह गए। हार्दिक पांड्या एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ नजर आए। साधारण कपड़े, साइलेंट चाल और कैमरे से बचते हुए कदम। न कोई पोज, न कोई बयान, पर हर हरकत में था कहानी का इशारा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने कमेंट सेक्शन में मचा दिया धमाल। किसी ने लिखा, अब मिली भाई को इंडियन रशियन, तो किसी ने चुटकी ली नया करवा चौथ नई भाभी के साथ। सोशल मीडिया की नजरें बस इस जोड़ी पर ही टिक गईं, क्योंकि हार्दिक और माहिका दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। बस यही बात बन गई रिश्ते का नया सबूत। सोशल वर्ल्ड में याद दिला दें, हार्दिक पांड्या का नताशा से पिछले साल ही तलाक हुआ था। दोनों ने बेटे अगस्त्य की परवरिश की जिम्मेदारी तो साथ ली, लेकिन अब दिल के मामले में शायद हार्दिक ने पन्ना पलट दिया है। तो क्या करवा चौथ की ये शाम हार्दिक की जिंदगी में नए रिश्ते का सवेरा लेकर आई है? क्या माहिका शर्मा वही शख्स हैं जिनके साथ हार्दिक अब अपनी नई कहानी लिखने जा रहे हैं? दोनों ने अब तक चुप्पी साध रखी है, मगर इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे अब रोकना शायद नामुमकिन है। कहानी बस इतनी सी, चांद निकला आसमान में और हार्दिक के आसमान में शायद चमक उठा है एक नया सितारा। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बिना अनुमति उनके नाम, फोटो और वीडियो के अनाधिकृत उपयोग को रोकने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ ने बताया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटें उनके और उनके परिवार की तस्वीरें, वीडियो और डीप फेक कंटेंट बिना अनुमति के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस सामग्री का गलत तरीके से विज्ञापन और प्रमोशन में उपयोग करने से उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों में गलत प्रभाव बन रहा है। याचिका में सुनील शेट्टी ने साफ कहा है कि वे पूरी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ उन पोस्ट और लिंक को हटाने की मांग कर रहे हैं जहां उनका पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर जैसे बड़े सितारों ने भी इसी तरह के मामलों में कोर्ट का सहारा लिया है और उनके पक्ष में फैसला भी आया है। कोर्ट ने कई बार गूगल और यूट्यूब को ऐसे कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। फिल्म RRR और बाहुबली जैसी फिल्मों के निर्देशक और फिल्म निर्माता SS राजामौली ने आज अपना 52वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कई फिल्मी सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी। बाहुबली की टीम ने एक वीडियो शेयर कर राजामौली के साहस और जुनून को सलाम किया, जिसमें फिल्म के कुछ प्रतिष्ठित सीन राजामौली खुद करके दिखाते हैं और कलाकार उसे दोहराते हैं। वीडियो के कैप्शन में उनकी दूरदर्शिता और उनके योगदान को याद किया गया है। साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR, महेश बाबू और रामचरण समेत कई कलाकारों ने राजामौली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। महेश बाबू ने खासतौर पर राजामौली के साथ एक तस्वीर भी साझा की और लिखा कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। आपको बता दें कि राजामौली वर्तमान में अपनी नई फिल्म SSMB 29 पर काम कर रहे हैं, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। उनकी पिछली हिट फिल्म RRR ने साल 2022 में खूब धमाल मचाया था। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।